कोई भी बिहारी पत्रकार जो बिहार से बाहर रह रहा है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या देश के किसी भी हिस्से में पत्रकारिता कर रहा है और बिहार चुनाव के समय अगर वो सोचता है कि बिहार आकर बिहार के 38 जिला में कवर कर लेगा, तो ये उसकी भूल होगी। बिहार भले ही महाराष्ट्र से 3 गुना छोटा हो, 38 जिला ही है यहाँ पर स्टोरीज की अगर हम बात करें जो पत्रकार के लिए सबसे कीमती चीज होती है, तो वो बिहार में हजारों की संख्या में आपको मिलेगा। प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक बिहार में तमाम जगहों पर हजारों समस्याएं हैं जिससे बिहारी जूझते हैं और पत्रकार उन समस्याओं को नहीं उठा पाते हैं। कारण है कि उन्हें सिर्फ चुनाव के समय बिहार याद आता है। इस वीडियो में हमारे साथ जो शख्स को आप देख रहे हैं, मेरे बाईं ओर बैठे हुए हैं, अनिल शारदा इनका नाम है। द जर्नलिस्ट अड्डा ये चलाते हैं। लगातार 3 महीने से बिहार की यात्रा पर हैं। हालांकि गोपालगंज के निवासी हैं, पर दिल्ली में इन्होंने लंबा समय पत्रकारिता को दिया है। अब बिहार वापस आ चुके हैं अपने घर में, चुनाव कवर कर रहे हैं। 2/3 बिहार ये घूमे हैं। हालांकि बिहार का जो विधानसभा चुनाव है, इसे लेकर हमारी टीम भी लगातार यात्रा कर रही है। बिहार को हमने 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा मैंने कवर किया, एक हिस्सा आदेश पुरी ने कवर किया, वो तमाम वीडियो आप देख चुके हैं, और एक हिस्सा अक्षय आनंद कवर कर रहे हैं। फिलहाल वो किशनगंज में है। चलिए हम अनिल शारदा से बात करेंगे। अपना परिचय आपको मैं दूं। मेरा नाम उदित तारियन है और एचएस बिहार पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। लगातार आप बिहार घूम रहे हैं। हम दलित मुद्दों पर बात करेंगे, नलजल पर बात करेंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, एक माहौल है। कितने जिले की आप यात्रा कर चुके हैं? करीब 22 जिलों का मैं सफ़र कर चुका हूँ अब तक। और ये जो मेरा सफ़र था वो तब शुरू हुआ था जब कोरोना पेंडेमिक के दौरान पूरे देश में लॉकडाउन था। 14 मई को मेरा पहला सफ़र शुरू हुआ था जब मैं अपनी बाइक को स्टार्ट किया, और जून तक 18 जून तक मैं करीब 19 ज़िले तब सफ़र कर चुका था। पर वो एक एक दिन का था, तो उन ज़िलों में दोबारा भी मैं गया। उस दौरान करीब मैं 6700 किलोमीटर सफ़र किया था, और इस बार जब मैं आया दिल्ली से तो करीब 8000 किलोमीटर मैं भी जा चुका हूँ। और बिहार में जिस तरीके का इस समय राजनीति देखने को मिल रही है, बेहद दिलचस्प है। मुझे लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रहे हैं वो बाकी किसी पार्टियों के लिए नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए बेहद है बिहार में। तो अब इस पे सवाल है। अब सवाल पे हम आते हैं। आपकी यात्रा की बात हो गई। सवाल है, एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ है या भाजपा के खिलाफ है या फिर एनडीए? नीतीश कुमार के प्रति ज़्यादा है। भाजपा के प्रति लोगों की एक ऐसी मानसिकता बन चुकी है ना, जो केंद्र से लेके और राज्य स्तरीय, पंचायत स्तरीय तक पहुंचती है। कहते हैं कि संविधान में लोकतंत्र में 3 दायरे होते हैं। एक संसद हो गया, दूसरा विधानसभा हो गया, और तीसरा पंचायत हुआ। तो वो संसद से शुरू होकर पंचायत तक नरेंद्र मोदी घुसे हुए हैं। तो इस वजह से वो भाजपा का सपोर्ट है, समर्थन है। भाजपा मजबूत हो गई इस इलेक्शन में। एंटी इनकम्बेंसी के वजह से निर्दलीय या फिर नई किन्हीं पार्टियों को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। नीतीश कुमार इस चुनाव में बेहद कमज़ोर होने वाले हैं। पहले जो सीटें थी उससे कमी होने वाली है, अधिक नहीं होंगी। चलिए, कम होगी सीटें नीतीश कुमार की, भाजपा की सीटें बढ़ेंगी। 2 चरण का मतदान हो गया। 2 चरण के मतदान में कुल 94 सीट और 71 सीटों पर वोटिंग हुई है। लगभग 165 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 78 विधानसभा पे अगले चरण में मतदान होना है। अगर हम आंकड़ों की बात ना करें, एग्जिट पोल की बात ना करें, लीड कौन सी पार्टी ले रही है? देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि लीड कौन सी पार्टी ले रही है, क्योंकि इस बार देखिए, अगर एनडीए 7 चुनाव लड़ता, एनडीए 7 चुनाव ही लड़ रहा है। अब कोई कहेगा कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। किसी भी पार्टी का गठबंधन होता है और अगर वो चुनाव साथ में लड़ रहे होते हैं तो दोनों को उसी हिसाब का पब्लिक समर्थन, सपोर्ट मिलना चाहिए। पर यहाँ पे अगर गठबंधन में, महागठबंधन की अगर मैं बात करूँ विपक्ष पार्टियों की, तो आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों की साठगांठ है। इसमें ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पर इसमें वाम दल कहीं नहीं है और कांग्रेस कहीं नहीं है। सारा मजमा तेजस्वी लूट के लेके जा रहे हैं। तेजस्वी अब लालू यादव के बेटे नहीं रह गए हैं, अब उनकी खुद की एक पहचान हो चुकी है। यानी कि तेजस्वी यादव के रूप में स्टैब्लिश हो चुके हैं इस चुनाव में। जो भीड़ की बात करें या फिर तमाम चीज़ों की, लेकिन भीड़ से हम ये एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि सरकार तेजस्वी की बनेगी कि नहीं, क्योंकि बनना तो गठबंधन के सपोर्ट से है ना, जिसमें कांग्रेस उस हिसाब से मजबूत नहीं होती है। आप पहले चरण की बात करें तो 12 कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें वो हार रहे हैं। दूसरे चरण में मैं खुद गोपालगंज से आता हूं। पहले चरण में कांग्रेस 12 सीटें लूज कर रही है। हाँ, 12 सीटें लूज कर रही है, जो मुझे ध्यान में आ रहा है। सिवान में सीट क्या कहते हैं, इधर
जो फर्स्ट चरण की सीटें हुई थी उसमें कई ऐसे नए नए कैंडिडेट्स को इन लोगों ने उतार दिया है जिनका इसके पहले कोई राजनीतिक बैकग्राउंड था ही नहीं। तो उन्हें अगर चुनाव में आप लेके आ रहे हैं तो किस बिना पे लेके आ रहे हैं? क्या जनता उन्हें एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? क्या उन्हें जनता के मुद्दे मालूम है भी कि नहीं मालूम है? आप आके रैलियां करके ये डिसाइड नहीं कर लेंगे और मंचों पे खड़ा होकर ये नहीं कर लेंगे कि इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है। नहीं, बिहार की जनता का मन कोई नहीं जानता है, इस बात को समझना पड़ेगा। पर इस बात का कोई भी पार्टी नहीं कहती। एक चीज तो आप और मैं जानते हैं बचपन से ही कि जो नेता खड़ा होता है वो जीत रहा होता है। तो वही हाल है। अब बात कर लेते हैं भाजपा और एनडीए की। तो नीतीश कुमार इस हिसाब जिस तरीके से इस बार चुनावों में जा रहे हैं, कई मंचों पे उन्होंने जनता को जिस तरीके से डांटा, जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया, वो एक राज्य के मुखिया का भाषा नहीं होना बौखलाहट चाहिए, तो दिख रहा है। बौखलाहट है। दूसरा कि भाजपा चाहे कितना भी कह ले कि वो चिराग पासवान के साथ है या नहीं है, वो गलत है। और चिराग कितना भी कह लें कि वो नीतीश के साथ है या नहीं है, वो भी गलत है। चिराग भी कोशिश कर रहे हैं कि खुद को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और भाजपा सीधे तौर पे ये चाहती है, ये मेरा मानना है, मैं थोप नहीं रहा हूँ इस बात को, ये मेरा मानना है कि भाजपा चाहती है कि बिहार में नीतीश कुमार कमज़ोर हों, वो खत्म हो, ताकि किसी दूसरे कैंडिडेट को, किसी दूसरे व्यक्ति को लेके आया जाए। नीतीश कुमार खत्म भी हो रहे हैं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये जो आखिरी चुनाव है 2020 और 2025 का, इसमें जितने भी सीनियर सिटीजन नेता हैं वो अगले 5 साल बाद शायद कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं रहेंगे। वो चाहे लालू यादव हो, नीतीश जी हों, या फिर जीतन राम मांझी ही क्यों ना हो। रामविलास जी तो चले भी गए। तो ऐसे में अब जो चुनाव आने वाला है वो युवाओं का है। तो युवा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरीके से करें। तो जब चिराग ने चुन चुन कर नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जो ये दावा नहीं करते हैं कि वो जीत के आएंगे, वो ये दावा करते हैं कि हम जीते या हारें पर उनको जरूर हरा देंगे, तो ऐसे में नीतीश कुमार कमज़ोर हो रहे हैं। बाकी दूसरी भी पार्टियां तो है ना बिहार में। और फिर बात अगर 15 सालों की करें तो आप जानते ही हैं कि कितना बदला कितना नहीं बदला। बाकी आगे बात करते हैं। चलिए, समस्तीपुर जिले में विधानसभा यात्रा पर मैं था। 11 विधानसभा सीट है वहां के। विभूतिपुर विधानसभा सीट पर पब्लिक ओपिनियन में कर रहा था। पब्लिक ओपिनियन के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझे बुलाते हैं, बातचीत होता है, परिचय होता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट मैंने फेसबुक पर भी लिखा है, आपको भी बता रहा हूं, फिर आपसे रिएक्शन लूंगा उस पर। हम उनसे पूछे थे, मेरा सवाल था उनसे कि बाबा इस बार वोट किसको देना है? तो बोले भाजपा को। हम बोले अगर लोजपा यहाँ पे आ गया तो बोले कि तो लोजपा को। हम बोले जदयू आया तो बोले जदयू को वोट नहीं देंगे। हम बोले तो अब लोजपा और जदयू में किसको वोट दीजिएगा? तो लोजपा को। कारण उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है कि चुनाव के बाद वो किधर जाएंगे, पर लोजपा का डेफिनेट है, पक्की बात है कि वो भाजपा के साथ ही रहेगा। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन जो 2 चरण के मतदान में मैंने देखा है निजी तौर पर, कि कार्यकर्ता जो होते हैं किसी पार्टी के, वो बूथ स्तर पर अच्छा मैनेजमेंट अगर करे तो वोट कन्वर्ट होता है। जदयू के कार्यकर्ताओं में निराशा है, भाजपा के कार्यकर्ता अति उत्साही हैं। भोजपुर का आप अगियाओं तरारी सब हम घूमे थे फर्स्ट चरण में, बहुत उत्साही हैं भाजपा के कार्यकर्ता और जो बूथ एजेंट होते हैं। क्या आपको लग रहा है, क्या सच में जो चिराग पासवान है या फिर जो लोजपा पार्टी है वो बी टीम है भाजपा की? और क्या एक्चुअल सही में जमीनी स्तर पर जो जदयू के जहां जहां प्रत्याशी खड़े हैं वहां पर भाजपा जितवा रही है चिराग पासवान के प्रत्याशियों को? ये बात सही है। इसलिए सही है, मैं ऑन कैमरा बहुत सारी चीज़ें तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मैं चिराग पासवान के किसी बड़े उनकी पार्टी के लोगों के पास बैठा था और मुझे मालूम है वहाँ पे भाजपा से लेके तमाम लोग जो यहाँ पे आप बैठे हैं महाराष्ट्र से आके या फिर केंद्र से आके, जो लोग वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अरे चिंता मत करो, बाहर की चीज़ें बहुत हैं, अंदर की चीज़ें बहुत हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग ने जब सामने आकर कह दिया, सीधी सी चीज़ समझिए कि अगर आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री जी एक बार फ़ोन कर दें चिराग को कि चिराग आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आप जेडीयू के साथ इस तरीके से ना कीजिए, तो क्या चिराग बाहर आके कहेंगे? क्या चिराग ये बात दोबारा आके कह लेंगे कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं या नहीं हैं? या फिर ये बात कहेंगे कि भाई हम सीना चीर के दिखाते हैं कि हमारे अंदर मोदी जी बसते हैं? वो हनुमान थे, राम को बसाए थे, इन्होंने मोदी को बसाया है। तो इतना बसाने के बाद भी अगर भाजपा इन्हीं को गलत कह रही है और जेडीयू के साथ कुछ नहीं कह रही है, या फिर भाजपा के जो मुख्य नेता हैं वो इनको नहीं रोक रहे हैं, तो बात क्या है? लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से लेटर पे लेटर इन्होंने दिए, नीतीश कुमार जी उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, नीतीश कुमार की ओर से उनका एक वीडियो वायरल किया जाता है,
ऐसी स्थितियों में आप खुद जांच लीजिए। जेल तक भिजवाने की बात कह रहे हैं, 3 बार कहें। 7 निश्चय की आप अगला सवाल में 7 निश्चय पर ही होगा। चलिए 7 निश्चय पे बात कर ही लेते हैं। 7 निश्चय पर सवाल उठाते हैं चिराग पासवान कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, 2 दिन के बाद इनकम टैक्स का रेड पड़ जाता है, क्या सिंबॉलिक मीनिंग है इसका? इसके बारे में इनकम टैक्स मतलब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हाँ, देखिए सारा हथियार वहीं पे है, जरूरत पड़ने पे किया जाएगा। आज अगर आप हमारे साथ हैं तो आप हमारे प्रेमी हैं, हितैषी हैं, तमाम चीज़ें हैं। कल जब आप हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? सीबीआई है, इनकम टैक्स है, बैठा देंगे। नीतीश भी उसी तरीके से हैं, क्योंकि जो नीतीश कुमार 2015 में खड़े होकर बोल सकते हैं कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, वो 2017 में सीट और कुर्सी ही बचाने के लिए जाते हैं ना। अचानक जब प्रधानमंत्री मंचों से खड़े होकर ये बोलते हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, गलत हैं, तमाम चीज़ें आरोप लगाते हैं, फिर आज नीतीश कैसे अच्छे हो गए? इस बात पे तो बात होगी ना। तो ये सब राजनीतिक चीज़ें हैं, जनता को मूर्ख बनाया जाता है और जनता मूर्ख है भी। हमारे बिहार की जनता और ज़्यादा मूर्ख है, पर हमारी जनता एक जगह बहुत होशियार भी है, जहाँ पे मैं मानता हूँ, ये बात मुझे नहीं कहना चाहिए, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि बिहार की जनता सीधा सीधा ये कहती है कि भाई केंद्र में मोदी जी आप ठीक ठाक हो, राज्य में तो हम अपने हिसाब से चुन लेंगे। तो बस वही चीज़ें चल रही हैं। चलिए एक और अहम सवाल है, मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें, 2 अहम मुद्दे गायब हैं तमाम पार्टियों के मैनिफेस्टो से। एक महिला का सुरक्षा का मुद्दा, किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में इसका जिक्र नहीं है। दूसरा मुद्दा कि 1990 में जब आरक्षण आया, 27% आरक्षण ओबीसी तबके को दिया गया, 95 का चुनाव हो, 2000 का चुनाव हो, 2005 में 2 बार चुनाव हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार आते हैं, लालू यादव लगातार आरक्षण को इनकैश किए, वोट में कन्वर्ट कराएं, वोट पाए भी। नीतीश कुमार आते हैं, वो निकाय का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, वहां 50% रिजर्वेशन दे देते हैं। 15 का चुनाव भी भाजपा इसलिए हारता है क्योंकि मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात कर दी थी। दोनों मुद्दे गायब हैं। आप बिहार अच्छा खासा घूम चुके हैं, महिला सुरक्षा पर बताइए बिहार में क्या स्थिति है और क्यों मैनिफेस्टो से गायब है। और दूसरा सवाल कि पहले इस पे बताइए, फिर आरक्षण पे हम बात करें। बिहार में विधानसभा चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, पहले तो इस पे बातचीत कर लेनी चाहिए। हिस्सेदारी बेहद कम है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो है भी तो मंत्रिमंडल में एक ही महिला थी। अब तो दोबारा देखना होगा क्या होगा। रही बात सुरक्षा की, तो मैं आज की सरकार को बात नहीं करूंगा। अगर मैं कहूं तो लोग कहेंगे क्या कि खाली नीतीश कुमार को कह रहे हैं। 1995 से अगर बात कर लेंगे तो 1995 में और 1998 तक जब दोबारा राष्ट्रीय जनता दल बना और वो सारी चीज़ें, उस दौरान करीब 2627 केसेस आए थे महिला उत्पीड़न के, महिलाओं के रेप के, महिलाओं के घरेलू हिंसा के। अगर हम 2005 की बात कर लेते हैं, 2015 तक की बात कर लेते हैं, तो इस समय 3000 से ज़्यादा केसेस आए। 2015 से लेकर के और आज तक बिहार में 2256 केस रजिस्टर्ड हैं। आप देख सकते हैं जाके यहाँ के थानों में, वो भी ज़्यादातर उसमें से पटना में है। ये बात महिलाओं के लिए कर देते हैं कि हम उन्हें आरक्षण देंगे, हम उनको सरकारी नौकरियों में तमाम चीज़ें देंगे। शराबबंदी करवा दिए, कहाँ शराबबंदी कराई, इस पे बातचीत होगी। लेकिन महिला सेफ्टी की अगर बात होती है तो किसी ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा कि हम ये कानून लेके आएंगे। लिखने के लिए जरूर लिख लेते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात होगी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होगी, पर कानून कहाँ है सर? कानून की तो बात करनी पड़ेगी ना। आप कानून बनाएंगे नहीं, फिर कानून बना के जल्दी से फास्ट ट्रायल कोर्ट आज तक बिहार में उस तरीके से वर्किंग में नहीं है जिस तरीके होना चाहिए। महिलाओं का अगर आप बिहार के 40 जिले में जाएं, 38 जिले में जाएं और वहाँ के हर पुलिस थाने में जाएं, तो आपको ज़्यादातर पुलिस थानों में महिला नहीं मिलेगी। अब सशक्तिकरण की अगर बात होती है और सुरक्षा की बात होती है तो जाइए जमुई में। जमुई में जाएंगे तो वहाँ पे एक एसडीएम है, नाम उनका मुझे ध्यान में नहीं है, पर उस एसडीएम ऑफिस में महिला शौचालय नहीं है। महिला शौचालय नहीं है। उस वो जब एसडीएम, हाँ आज शायद बन गया हो, पर आज से 1 साल पहले मुझे उस बात की जानकारी मिली थी। मैंने उस पर स्टोरी भी करने की इच्छा जाहिर की थी, मेरे कुछ लोगों से बातचीत भी हुई थी, साक्ष्य भी दिया था उन लोगों ने। अब बना है कि नहीं मालूम, पर आज भी अगर वहाँ के कोई पत्रकार हैं एचएस बिहार की ओर से देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बार जांच लेना चाहिए, बड़ा मुद्दा है। वो जब एसडीएम आती हैं तो वो ये सुनिश्चित करके आती हैं कि अगले 5-6 घंटे अगर मुझे काम करना है तो मुझे वॉशरूम ना जाना पड़े। वॉशरूम है पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए डेडिकेटेड नहीं है। ऐसा एक समय भारतीय लोकतंत्र में जो
सबसे बड़ा है संसद भवन पार्लियामेंट में, उसमें भी नहीं होता था। 2005 तक शायद वहाँ पे भी नहीं था, 2010 तक भी नहीं था, उसके बाद शायद बना। तो ऐसी स्थितियां हैं। आप बताइए ऐसे माहौल में ये वुमेन सेफ्टी के लिए करेंगे क्या? अब ये कहते हैं कि हम सीसीटीवी लगाएंगे ताकि घरेलू हिंसा को रोक सकें। भाई किसी के बेडरूम में आप सीसीटीवी लगाएंगे क्या? तो ये क्या कंसेप्ट है? आपको इसके लिए महिलाओं की एक टीम गठित करनी पड़ेगी जो पुलिस की ओर से देखे, एक कॉल पे पहुंचे, क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके लिए फास्ट ट्रायल कोर्ट और फास्ट उसमें मतलब एक कानून ऐसा बने जिसपे तुरंत के तुरंत कार्रवाई हो। उसमें भी महिला सशक्तिकरण में भी बहुत सारे हैं जिसमें महिला और पुरुष दोनों के मामले हैं, उनको सही ढंग से जांचने वाले लोग होने चाहिए। अब जब तक ये नहीं होगा तब तक काहे का विकास और काहे का महिला सशक्तिकरण नहीं डाला गया, क्योंकि चलिए नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। आरक्षण पर क्या कहना है? क्या दलित का मुद्दा गौन हो गया बिहार में? अब रिजर्वेशन, ओबीसी, तो तमाम जो नारे लगाए जाते थे लालू प्रसाद यादव के द्वारा, नीतीश कुमार ने भी जमकर उसका फायदा उठाया। 2010 में जो उन्हें विक्ट्री मिली थी उसमें बहुत बड़ा रिजर्वेशन का मामला रहा था। अब क्यों गायब हो गया 2020 में? सिर्फ रोजगार बनाम ये हो गया है विकास। हम इस पे 30 साल की बात करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं जब शुरुआत करता हूँ तो मैं मंडल कमीशन से देखता हूँ और लालू यादव से देखता हूँ। जब लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, तमाम ऐसे नेता आते हैं, अपना पहचान बनाते हैं, आज वो सत्ता के केंद्र में भी हैं, कुछ जेल में भी हैं। 1990 से और 2020 तक बिहार में दलित और मुसलमानों की हितैषी पार्टियां हैं, ओबीसी को भी मिला लीजिए, दलित, ओबीसी और मुसलमानों की हितैषी पार्टियां राज कर रही हैं। लेकिन दलितों का उत्थान जिस तरीके से होना चाहिए था, उत्पित जी मैं बता रहा हूँ, मैं बिहार के 20-22 जिले जो घुमा, उन दलितों की स्थिति देख के मुझे शर्म आती है कि क्या सही में दलित और मुसलमानों की हितैषी पार्टियां राज कर रही हैं? क्या इन्होंने इनके लिए कुछ किया है या फिर अपने लिए ही किया है? क्या आपको मालूम है कि बिहार में जो उत्तर पूर्वी बिहार है, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार का जो इलाका है, उसमें कोल्हैया मुसलमान रहते हैं। कोल्हैया मुसलमानों के बारे में आपने सुना होगा। कोल्हैया मुसलमान मेरे ख्याल से आज से 1000 वर्ष पहले यमन से आए थे। बंगाल के जो उस समय राजा हुआ करते थे, उन्होंने बिहार और पूर्णिया के बदलाव के लिए, उसके बढ़ोतरी के लिए उनको बुलाया था वहाँ से। वो बेसिकली उस टाइप के लोग हुआ करते थे जो पैसों पे लड़ा करते थे नेताओं, मतलब उस समय के राजाओं के लिए। बेसिकली लड़ाकू जाति होती थी। वो यहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। नेपाल के कुछ दक्षिण पूर्वी इलाके में मिल जाएंगे, जो कच्छ और गुजरात के रास्ते भारत में आए थे, बिहार में आए थे। वो आज विलुप्ति के कगार पे हैं, उनके लिए कोई देख नहीं रहा है। मुसलमान भी तो नेता हुए। अब बात उनका छोड़ के अगर हम फटाफट वीडियो को समेटना है तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट में ही बात होंगी। दलितों पे आइए, चिराग पासवान के पिताजी हुए, उन्होंने क्या किया? सवाल होगा। मैनिफेस्टो से भी गायब है आरक्षण। गायब है, कुछ भी नहीं है, महिलाओं के प्रति कुछ नहीं है। वो खाली दिखाने के लिए है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? क्या करोगे? बोलने से नहीं ना होता है। आपके पास क्या रोड मैप है, प्लान क्या है? किसी भी नेता के पास बैठ जाइए, किसी के पास कुछ आइडिया नहीं है। बात दलित पॉलिटिक्स की होती है तो कहा जाता है कि लालू यादव ने दलितों को मुख्य धारा में लाने की वो राजपूत के, ब्राह्मण के समक्ष जाके बैठ के बातचीत करने के लायक हैं। पर आज भी स्थिति ऐसी है ना कि मैं राजपूत और ब्राह्मण के पास बैठने को इज्जत नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर वो शिक्षित होता है, मैं मानता हूँ अच्छे रोजगार में आता है, मैं मानता हूँ सरकारी रोजगार में अगर बड़े पैमाने पे आता है तो उसका उत्थान हो रहा है। अगर वो शिक्षित हो रहा है तो उत्थान हो रहा है। बिहार में मांझी कम्युनिटी से एक ही पीएचडी है, आपको मालूम है? अच्छा, पूरे मांझी कम्युनिटी से? पूरे बिहार में मांझी से, मुसहर जाति से अगर मैं बात करूं तो एक ही पीएचडी है, वो भी शायद जीतन राम मांझी के बेटे हैं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। तो अब बताइए कि दलित कहाँ पहुंचे हैं? उनका उत्थान नहीं है। ये पटना है, बिहार है, पटना के जस्ट आसपास में चले जाइए, पप्पू यादव बात करते हैं किस बात के, हम ऐसे पैसा बांटते हैं इस तरीके से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है, कोशिश उन्होंने किया, उनके काम को याद करना चाहिए। लेकिन उनके सामने चीना कोठी बस्ती है, वहाँ पे पासवान हैं, हरिजन जाति के लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनके लिए क्या हो रहा है? आपके और मेरे पास पैसा आता है, ये सोचने वाली बात है। मुझे दर्द होता है अगर मैं देखता हूँ तो। आज अगर आपके और मेरे पास पैसा आता है तो हम लोग 8 फीट का हाइट रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें एलईडी लगा सकते हैं, पता नहीं क्या कुछ कर सकें। पर ये जो दलित है ना, ये 6 फीट का डुप्लेक्स घर बना रहे हैं, 3 फीट में बच्चों को ऊपर सुला रहे हैं, बाकी को नीचे खाना बन रहा है, क्या कुछ हो रहा है, एक तरफ से पति पत्नी सोया हुआ है। ये दलितों का विकास नहीं है सर।
ये कहने के लिए दलितों की हितैषी पार्टियां हैं, लेकिन असल मायनों में दलितों का विकास नहीं हुआ है। और ये चीज़ समझ लेना पड़ेगा यहाँ के वोटर को, यहाँ के जो शिक्षित जनता हो उनको, और यहाँ के मीडिया पर्सन्स लोगों को भी, जो बड़े बड़े संस्थान हैं उन्हें भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपका दायित्व तो बनता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बिहार में बाहर से कोई लैंड नहीं करेगा हेलीकॉप्टर से। जी अंतिम सवाल सरकार किसकी बनने जा रही है? क्या ऑब्जर्वेशन रहा ग्राउंड पर तमाम जिलों में घूमने के बाद? फिर वही कहूँगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। 7 तारीख को आखिरी वोटिंग है, 10 तारीख को मतगणना जो हुआ है उसकी गणना होगी, मालूम चलेगा। 28 तारीख तक आखिरी डेट है कि कौन बनेगा। 10 तारीख के बाद आपको 60 गांठ, जोड़ घटाव, खरीद फरोख्त बिहार में देखने को मिलेगा। और बिहार के जो नेता हैं वो कहीं से भी ज़्यादा बिकाऊ हैं पैसे के बल पे। तो बिकाऊ वाला दिखेगा आपको। जो है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, मेरी जितनी समझ है, बिहार में किसी को पूर्ण मैंडेट नहीं मिलने वाला है। वो चाहे तेजस्वी हो, चाहे कांग्रेस की हम बात नहीं करेंगे, भाजपा को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाजपा आज तक बिहार में उस लेवल से इस्टेब्लिश हो ही नहीं पाई कभी। हाँ, अच्छी सीटें जरूर लेके आएगी, पर उसको भी बनाने के लिए कोई चाहिए। तो भाजपा भी चाहेगी कि शायद कुछ पार्टियों को मिला लिया जाए, क्योंकि चिराग के समर्थन से भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और मुझे नहीं लगता है कि इनके समर्थन से भी वो लेवल आए, क्योंकि मुझे लगता है कि 40-45 सीटें भी बहुत मुश्किल हो जाएगी इस बार जेडीयू के लिए। बाकी देखिए, राम भरोसे है बिहार। राम भरोसे है बिहार। तो ये सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो चुका है इस बार का विधानसभा चुनाव। किस पार्टी को मैंडेट मिलता है, किस पार्टी की सरकार बनती है, यह स्थिति 10 तारीख को भले ही रिजल्ट आ जाएगा, पर उसके बाद भी एक आध सप्ताह तक ये खेल बिहार में चल सकता है। विधायक जोड़ने का, विधायक तोड़ने का, नीतीश कुमार के खिलाफ पॉलिटिक्स बिहार में लगातार जा रही है। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, और बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे से भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं ग्राउंड लेवल पर, बूथ लेवल पर, वो भी नीतीश कुमार के साथ नहीं है। ऐसे में असमंजस की स्थिति है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, इसके परिणाम को लेकर। अब बने रहिएगा एचएस बिहार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।